उनके बीच अगर हमें कोई राजनीति करनी है तो आपको राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करनी पड़ेगी। आज इस देश में दो पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। ये दोनों राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। राष्ट्रीय स्तर आप समझते हैं ना कि जिनका फैलाव पूरे देश में, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। और जब पूरे देश में फैलाव होगा तो राज्यों में तो अपने आप ही आ जाएंगी। क्यों भाई, जब अगर हमारे पूरा जिले में प्रभाव है तो परिधि में तो प्रभाव हो ही गया। तो ये दोनों राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हैं। अभी विश्वकर्मा जी ने बड़े विस्तार से आपको समझाया कि 70 साल तक कांग्रेस रही, हमारी शिक्षा चौपट हो गई, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं चौपट हो गई, हमारे रोज़गार चौपट हो गया और इस देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है। शायद अगर आप लोगों को मालूम होगा, आप कभी पढ़े लिखे होंगे, जो हमारे ये पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं, इनको पता होना चाहिए कि हमारे देश में 1800 आज के आसपास 1700 1800 या उसके पहले पूरे विश्व में जितनी धन संपदा थी उसका 32% धन संपदा इस देश में थी। और यहाँ तक कि जब ये अभी देश स्वतंत्र हुआ था तो हम लोगों के पास चाइना से 2 गुनी आमदनी थी। चाइना से 2 गुनी आमदनी जब देश स्वतंत्र हुआ तब। हालांकि अंग्रेज़ों ने बहुत क्षति इस देश को पहुंचाई थी, लेकिन देश की स्वतंत्रता के बाद अगर देश के निर्माण का काम कायदे से शुरू होता तो यह देश पूरे दुनिया में वास्तव में सोने की चिड़िया है। हमारा देश गरीब नहीं है। हमारे देश में क्या कमी है? आपके यहाँ नहर अब तक नहीं थी तो ये खेती कायदे से नहीं हो पाती थी। आज नहर आ गई, धीरे धीरे खेती बढ़ती जा रही है। कल हो सकता है इसमें और बेहतर खेती, इसमें आप सब्जी भी पैदा कर सकते हैं, इसमें फलदार वृक्ष भी लगा सकते हो, इसमें हर प्रकार की खेती कर सकते हो, आपका उत्पादन भी बढ़ जाएगा। लेकिन ये किसके कारण हुआ कि आपको नहर का पानी मिलने लगा। और जैसा मैंने कहा कि न प्रदेश सरकारों के पास और न केंद्र सरकार के पास कहीं भी धन की कमी नहीं है। सिर्फ कमी किसकी है कि जो सरकारें आई वो हम लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, नौजवान, गांव देहात के लिए उतने मनोयोग से काम करना नहीं चाहती थी। और काम क्यों नहीं करना चाहती थी आप लोग बड़े स्पष्ट जानते हैं। इस देश में जब देश स्वतंत्र हुआ तो पार्लियामेंट का चुनाव शुरू हो गया। राजा महाराजा, जमींदार, सामंत सारे लोग एमपी एमएलए बन गए। वो लोग एमपी एमएलए बन गए, उनको क्या चिंता है? उनका लड़का तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, अमेरिका में पढ़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, इंग्लैंड में पढ़ रहा है। उनको क्या चिंता है कि दसवार की और परिधि गांव की प्राइमरी स्कूल या जूनियर हाई स्कूल अच्छी हो? उनको क्या चिंता है? तो ये इसी ढंग से हमारी स्वास्थ्य सेवाएं रही। अगर आज स्वतंत्रता के बाद से हर मोर्चे पर हमारी सरकारें अच्छा काम करती, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल काम नहीं हुआ। जैसे लोग गिनाने रखते हैं कि आईआईटी बन गया, विश्वविद्यालय बन गया, ये बन गया, वो बन गया, अच्छी बात है, बन गया। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर तेज़ी से काम होता तो उससे कई गुना काम हो जाता, कई गुना काम हो जाता। अभी शिक्षा के बारे में बड़े विस्तार से विश्वकर्मा जी ने आपको बताया कि हम लोगों की क्या दुर्दशा है। उम्मीद ये थी कि गरीब का भी लड़का पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और खेती किसानी पर भार भी कम होता। और अगर हमारी पढ़ाई लिखाई होती तो हमारे बच्चे गांव देहात से निकल कर के नौकरियों में जाते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, थोड़ा हम लोगों का शऊर तमीज़ ज़्यादा बढ़ता। और आज जनसंख्या जो तेज़ी से बढ़ गई, अभी मैं
एक किताब पढ़ रहा था सवेरे ही। अमेरिका की जनसंख्या 1947 में 15 करोड़ थी। आप समझिए शिक्षा का कितना बड़ा महत्व है। अमेरिका की जनसंख्या 1947 में 15 करोड़ थी। और आज कितनी अमेरिका की जनसंख्या है? 33 करोड़। कितनी है? यानी 47 से लेकर के आज 2020 तक कितनी जनसंख्या बढ़ी उनकी? लगभग दूनी हो गई। और हमारी जनसंख्या कितनी थी? 36 करोड़। उसी में से पाकिस्तान भी बन गया। और आज हम कितने हैं? 140 करोड़। हमारी कितनी गुनी बढ़ी? 4 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई। तो अगर ये पढ़ाई लिखाई होती तो आज जनसंख्या नियंत्रण हो गया होता। अमेरिका ने, अगर आप कभी, हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, इनको पता होगा, पढ़े होंगे विश्व का इतिहास भी। अमेरिका में जब स्वतंत्र हुआ वो देश इंग्लैंड से, तो उन्होंने एक चीज़ पकड़ी कि हमें इस देश को उच्च शिक्षा में नंबर 1 बनाना है। और उन्होंने प्राइमरी से लेकर इंटर तक इतनी बढ़िया शिक्षा दी, इतनी बढ़िया विद्यालय बनाए। मैं कई जगह पर बता भी चुका हूँ कि अमेरिका क्या है, पूंजीवादी देश है, लेकिन उनका शिक्षा समाजवादी है। और हमारा क्या देश है? हमारा कौन सा देश है? समाजवादी। लिखा पढ़ी में संविधान में समाजवादी है, लेकिन हमारी शिक्षा को क्या बना दिया गया? पूंजीवादी। अभी शिक्षा को जो है वो उसमें तो भांग पड़ा ही है। अभी ये और भांग घोलने जा रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि एक तो गरीब का लड़का कहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ पाएगा, और अगल बगल हमारे जो विद्यालयों की व्यवस्था है आप लोग देख रहे हो, किसी से छिपा नहीं है। उसको विस्तार से चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो है एक तो सरकारी व्यवस्था गड़बड़, दूसरे और जो सरकारी व्यवस्था थी उसको भी प्राइवेट निजी हाथों में देने जा रहे हैं। अभी आपको पता होगा कि लगभग 50 से ज़्यादा पॉलिटेक्निक, जिसमें हमारे बच्चे बड़े सस्ते में, हमारे स्कूल से भी हर साल बच्चे जा रहे हैं, सस्ते में पढ़ लेते थे, लेकिन उनको निजी हाथों में दे दिया गया। तो निजी हाथों में दे दिया गया तो जहाँ 500 रुपये महीने फीस लगती थी, अब कितनी लगेगी? हैं? कितनी लगेगी? 2500 में कहाँ होगा? 5000 फीस लगेगी मान लो। तो गरीब आदमी कैसे पढ़ा पाएगा? हैं? अभी आपको पता होगा कि तमाम इंटर कॉलेज बने थे, इन्होंने निजी हाथों को दे दिया। तमाम डिग्री कॉलेज निजी हाथों को दे दिया। तमाम ITI निजी हाथों को दे दिया। और विश्वविद्यालय तो निजी क्षेत्र में बने हुए हैं। तमाम मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज निजी क्षेत्र में बने हुए हैं, उसमें भारी भरकम फीस वसूल होती है। जबकि अमेरिका में कक्षा 1 से लेकर इंटर तक सारे अमेरिका वासी को एक जैसी शिक्षा है। एक जैसी शिक्षा का अर्थ हुआ कि भारत में अगर उसको लागू किया जाए तो जो शिक्षा दिल्ली में मिलती है, जो लखनऊ में मिलती है, वही परिधि गांव में भी उसी स्तर की शिक्षा मिलनी चाहिए। और उन लोगों ने कर लिया। और ये भारत में किया जा सकता था, लेकिन मैंने बताया ना कि भाई राजा महाराजा, जमींदार, सामंत, सब बड़े बड़े लोगों का दल था। उन्होंने इसको विस्तार करने की कोई कोशिश नहीं की। इसी ढंग से चिकित्सा, इसी ढंग से किसानों की दशा। पैसा नहीं कम है। आज उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आपको पता है कितने का है? पता है किसी को? उत्तर प्रदेश सरकार का एक साल में कितने का बजट है? कितना खर्च करती है? जानना चाहिए।
अरे जानना चाहिए ना। हाँ, 4.5 लाख करोड़ कितना खर्च करती है? 4.5 लाख करोड़। और उसमें आधे से ज़्यादा तो तनख्वाहों पर खर्च हो रही है और टीचरों पर खर्च हो रही है। लेकिन उसका परिणाम क्या है? पढ़ाई कैसी हो रही है? पढ़ाई गायब है। शिक्षा पर 50,000 करोड़ रुपए हर साल खर्च हो रहा है, लेकिन परिणाम क्या है? परिणाम नहीं, क्योंकि परिणाम ये लोग चाहते नहीं। ये लोग चाहते नहीं है। चाहें तो सब कुछ हो जाए। तो अब चाहने वाले लोगों को आपको सत्ता में लाना पड़ेगा। और चाहने वाले लोग, जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस आई फिर बीजेपी आ गई। बीजेपी से तो आज आप चीज़ें देख रहे हो, क्या क्या चीज़ें देश में गजब ढा रहे हैं ये लोग। अब राम मंदिर के नाम पर चंदा वसूल करेंगे। भाई आप चंदा वसूलिए। जैसे भगवान बुद्ध भिक्षा मांगते थे, गए दरवाजे पर, दे दिया किसी ने तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ गए। तब ये कई जगह तो झगड़े हो रहे हैं। चंदा जब आप ज़बरदस्ती वसूलोगे तो झगड़े होंगे ना भाई। बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं, उनसे चंदा ले लें। सक्षम लोग हैं, उनसे चंदा ले लें। भाई पार्टी सत्ता में है तो दबाव में लोग चंदा दे देंगे। लेकिन गांव-गांव में चंदा वसूली के कारण सिर्फ बवाल कराना चाहते हैं। तो ये चाहते हैं कि बाकी मुद्दों पर कोई बात ना हो। शिक्षा पर ना बात हो, स्वास्थ्य पर बात ना हो, किसान की बात ना हो, रोजगार की बात ना हो। बात किस पर हो? फालतू चीज़ों पर। अभी विस्तार से विश्वकर्मा जी ने बताया कि कैसे हिंदू मुस्लिम। अरे सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही थोड़ी रहते हैं इस देश में। यहाँ तो जैन भी रहता है, बौद्ध भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है। सब मिलजुल करके सदियों से इस देश में रहते आए हैं। और मिलजुल करके रहने का नाम ही देश है। ये भारत देश है और यही भारतीय संस्कृति है। जैसे लोग कहते हैं ना, अरे भाई आप भारतीय संस्कृति नहीं समझते, भारतीय संस्कृति का अपमान हो रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति यही है कि हमारे पुरखे, बाप दादे, उनके बाप दादे सब लोग हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, आस्तिक, नास्तिक, भगवान को मानने वाले और न मानने वाले भी इस देश में मिलजुल करके एक ही घर में रहे हैं। एक ही घर में एक आदमी शंकर जी को मान रहा है, तो एक आदमी बुद्ध जी को मान रहा है, एक हनुमान जी। अब एक लड़का किसी को नहीं मान रहा है कि सब बकवास है। तो ये मिलजुल करके रहने की संस्कृति का देश है। उस ताना बाना को ये लोग समाप्त कर रहे हैं। इसलिए समाप्त कर रहे हैं कि जो देश का असली मुद्दा है, जो हमारी समस्या है, हमारे बच्चों की शिक्षा, हमारा स्वास्थ्य, किसानी, खेती, रोजगार। अगर आज मोदी जी किसानों को 3 बार में 6,000 रुपये दे दिए, आप लोगों को भी मिला होगा। चलिए कुछ को मिला होगा, कुछ को नहीं मिला होगा। 6,000 दे दिए, हम लोग बड़ा खुश हैं। अरे बाकी लोग तो कुछ नहीं देते थे। यहाँ ये शब्दावली है, अरे बाकी तो सरकारों ने कुछ नहीं, मोदी जी तो 6,000 दे दिए। लेकिन मोदी जी 6,000 देकर कितना हमारा नुकसान कर दिए किसानों का, ये बात नहीं समझ में आ रही है। आज जो धान था उसका क्या रेट घोषित था? 1668 रुपये, 1868 रुपये। और बिका किस रेट? 1,1200। अगर आपका 1,000 में बिका तो 1 कुंटल में आपको कितना घाटा लगा? 800 रुपये घाटा लगा। और आप 10 कुंटल बेचे तो आपका कितना घाटा हो गया? 8,000। और किसी ने 20 कुंटल बेचा तो 16,000। हमने 40 कुंटल बेचा, बदायूं में मेरा धान हुआ था, मुझे कितना नुकसान हुआ? 32,000। अब तुम 6,000 दे रहे हो और हमसे, किसानों से एक सिर्फ मद में, ये तो एक धान का मद है ना, 8,000, 10,000, 16,000, 20,000, 40,000। और पंजाब के किसान तो बड़े किसान हैं ना, वो तो कोई 500 कुंटल बेच रहा है, कोई 1,000 कुंटल बेच रहा है। तो उन बेचारों का कितना नुकसान हुआ, कितनी लागत लगी होगी और कितना हो। आज पूरे देश में हमारी 70 करोड़ आबादी खेती किसानी पर निर्भर है और कोई रोजगार नहीं है लोगों के पास। घर में चाहे 10 लोग हों, 5 लोग हों, 2 बच्चे हैं, पढ़ लिख लिए,
रोज़गार नहीं मिला, कहीं नौकरी नहीं मिली, तो आकर के घर में ही खेती बाड़ी उसी में खा पी रहे हैं। तो 70 करोड़ आबादी हमारी खेती किसानी पर निर्भर है और लगभग हमारे 95% किसानों की आमदनी साल भर में 20 से 25 हज़ार। कितनी है? यानी 20 से 25 हज़ार। ज़्यादातर लोग तो हैं भैया 4 कुंटल गेहूँ हो गया, 4 कुंटल धान हो गया, बाकी अपना मजदूरी उजदूरी करके नून तेल लकड़ी अपना मसाला कर रहे हैं। अब जिस किसान की 20 से 25 हज़ार सालाना आमदनी होगी, वो क्या अपने बच्चे को पढ़ाएगा, क्या घर बनाएगा? हैं? और अब सरकार शौचालय बना रही है, सरकार हाथ धोना सिखा रही है। तो अगर हमारी शिक्षा हो जाती, हमारी माली हालत सही हो जाती, हमारे धान का उचित मूल्य मिलता, हमारे टमाटर का उचित मूल्य मिलता, हमारे गोभी आलू सबका उचित मूल्य मिलता, तो हम तो शौचालय और घर अपने आप बना लेते ना। उसमें किसी सरकारी मदद की थोड़ी ज़रूरत थी, लेकिन सरकार मदद दे करके हम लोगों को लाचार बना रही है। और जो देना चाहिए, हम तो कहते हैं जो पुरानी बात छोड़ दीजिए। जैसे लोग कहते हैं अरे भाई क्या बात करते हैं, बाप दादे ऐसे ही सब बिना पढ़े लिखे काम चल गया, तो वो चल गया होगा। लेकिन आज विश्व में बिना शिक्षा के कोई भी काम नहीं चल सकता। पढ़ाई इसलिए थोड़ी होती है कि नौकरी कर ले आदमी, पढ़ाई इसलिए होती है इंटर तक, हाई स्कूल तक बढ़िया पढ़ाई हो जाए तो आदमी रहने का, सोचने का, बोलने का, वो खेती भी करेगा तो अच्छे ढंग से, बकरी भी पालेगा तो अच्छे ढंग से पालेगा। सबको तो नौकरी नहीं मिल रही है ना। इस देश में तो सिर्फ पूरा केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार सब मिलाकर लगभग 2 करोड़ नौकरी है, तो 2 करोड़ तो नौकरी मिलेगी। और हमारे नौजवान कितने हैं? 40 करोड़। तो 38 करोड़ को तो अपना ही कोई न कोई धंधा बिजनेस करना पड़ेगा। लेकिन वो धंधा बिजनेस करने के लिए 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला चीज़ ज़रूरी था शिक्षा। दूसरी चीज़ ज़रूरी थी, जब वो शिक्षित हो जाते तो उनको कायदे से बैंकों से पूंजी मिल जाती। तीसरी चीज़ ये होती कि सरकार उद्योग धंधा व्यवसाय विकसित करने में सब लोगों की मदद करता। और हमारे यहाँ तो भ्रष्टाचार इतना है कि आप ये कोई धंधा करने भी जाए तो 20 विभाग आ करके उसी में आपको परेशान, बिजली से लेकर के आज तक आप देखिए, बिजली उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग या कोई विभाग दे दीजिए, क्या बुरा हाल है। कनेक्शन से लेकर के कनेक्शन कटवाने तक का पैसा चाहिए। मतलब अगर किसी को अपना कनेक्शन वो कराना है, क्या कहते हैं, पीडी, मतलब उसमें भी पैसा चाहिए। हैं? अब तो मीटर लग गए, सब लग गए, तब भी तमाम तरह की परेशानियां लोगों को आती रहती हैं। तो ये चीज़ें इसलिए बता रहे हैं, आज गांव का आदमी कोई बीमार हो जाए तो क्या उसका गंभीर बीमारी हो जाए तो क्या सरकारी अस्पताल में इलाज हो जा रहा है? भाई नहीं हो पा रहा है। प्राइवेट में जाइए और वहाँ आपका भाई जब 20,000 आमदनी ही है महीने की, तो कुछ तो बच नहीं रहा है। तो क्या करेंगे? किसी साहूकार से, किसी सेठ से, या घर बेचेंगे गिरवी रखेंगे, या खेत गिरवी रखेंगे, या भैंस बेच देंगे, 10 बकरी है उसको बेच देंगे। तो इस ढंग से जो पूरे देश का एक माहौल बनाया जा रहा है हम बहुसंख्यक लोगों के लिए। देखिए, हम किसी जात बिरादरी की आलोचना में नहीं लगे हैं, लेकिन इस देश के पूंजीपति, राजा महाराजा, सामंत जमींदार जो आज आगे बढ़े हुए लोग हैं, ये निश्चित रूप से नहीं चाहते कि सारे लोग इस देश के खुशहाल हो। और आज गांव में चाहे जिस जाति का आदमी हो, उसका बच्चा तो उसी प्राइमरी में पढ़ रहा है ना, उसी अस्पताल में उसको इलाज मिल रहा है ना, तो सारे लोग परेशान हैं। और ये देश, गांधी जी भी कहते थे, आप लोग जानते भी, ये देश गांव में बसता है। तो जब तक गांव की शिक्षा, गांव के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था, खेती किसानी, पानी, खाद, बीज, भाई किसान को क्या चाहिए? उसके खेत को पानी मिल जाए, अच्छा बीज मिल जाए, हैं? और बैंक से बिना ब्याज के क्यों नहीं, बैंक से अभी ब्याज, आप किसान क्रेडिट बनवाने जाते हो, उसमें भी सुना हमने बैंक वाले 10% कमीशन लेते हैं। अब बताइए, ये व्यवस्था है और ये कह रहे हैं कि हम देश से भ्रष्टाचार मिटाएंगे।
हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। अरे भाई, संस्कृति में एक ये भी कहावत थी कि भाई वो क्या कहते हैं, वो कौन डाइन अपना वो का घर छोड़ देती है, 5 घर छोड़ देती है। अरे भाई, उसी में किसान को 5 में सम्मिलित कर लेते, हाँ, उनसे न घूस लेते, हाँ। लेकिन यहाँ भी किसानों से, और भाई आप अगर अगली फसल में आपका ड्यू हो जाता है, आप नहीं दिए तो पूरा ड्यू हो गया। अरे भाई, बाकी जगह किस्त बनाते हो तो किसानों का भी किस्त बना दो ना, और साल भर बाद से ब्याज लगाओ, कम ब्याज लो। भाई, आपको बैंकों से कितना प्रतिशत ब्याज मिलता है डॉक्टर सुरेश जी? बैंक में जो जमा करते हैं कई नहीं, जो जमा करते हैं आप डिपॉजिट किए हैं बैंक में पैसा, नहीं 3 साढ़े 3 नहीं सर, हाँ 8% है फिक्स का। अब फिक्स का नहीं, जो रेगुलर है, रेगुलर वाला 6 नहीं, साल भर से ज़्यादा अवधि के लिए 6%। अच्छा चलो, मान लिया 6% है, तो 6% पर ले रहे हो तो किसानों को 7% पर दे दो, 8% पर दे दो। अमेरिका में पूरे बैंकों का कारोबार आधे % पर चलता है। आधे % का अर्थ ये हुआ कि अगर वो 1.5% ब्याज जनता को दे रहे हैं, तो अगर उनको उधार देना होगा तो मात्र वो 2% पर देंगे। समझे बात आपकी? नहीं, यानी आधे % में बैंक अपने खर्चा चलाते हैं। और हमारे यहाँ तो बहुत तगड़े हर चीज़ के उसमें ब्याज है। किसी पर कितना ब्याज है? 6% है, और वो भी 6 महीने के लिए, फिर 12 हो जाएगा, हाँ। तो एक ढंग से 12 ही समझिए। 6 महीने में कौन अगले किस्त में जमा कर पाता है? मान लो आज आपने 50,000 रुपये लिया, और आपके ये धान पैदा हुआ था वो तो चला गया मिट्टी के भाव, तो अब आपको खाने के लिए भी चाहिए, आपको बच्चे की पढ़ाई के लिए भी चाहिए, तीज त्यौहार, शादी विवाह, नातेदार रिश्तेदार सबके लिए पैसा चाहिए। तो अब कहाँ से आप दे पाएंगे? तो अगले फसल में नहीं दे पाएंगे, तो ब्याज आपका 12% हो जाएगा। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोगों की जो समस्याएं हैं वो बीजेपी और कांग्रेस नहीं हल करना चाहती, जानबूझकर नहीं हल करना चाहती। अभी किसान हमारे दिल्ली में बैठे हुए हैं, अभी तो आपको 6,000 का किस्सा सुनाया कि 6,000 दे करके हमारा कई करोड़ लूट लिए। आपको पता होगा कि भारत के किसानों को हर साल 4.5 लाख करोड़ रुपए उनके उपज का कम भुगतान करके लूट लिया जाता है। इसको क्या कहोगे आप? ये लूट और डकैती है कि नहीं? क्यों भाई? 1868 का धान का रेट हमारा 1200 में ले लिया गया, तो लूट है कि नहीं है भाई? बताओ, ये डकैती है कि नहीं है? सीधे डकैती है। तो 4.5 लाख करोड़ हमें कम दिया जाता है। अगर यही हमारे कायदे से भुगतान होता तो 4.5 लाख पैसा भारत के किसानों के पास और आता, तो हम अपना घर भी बना लेते, बच्चे को पढ़ा भी लेते, शादी विवाह भी कर लेते, सारी बीमारी में खर्च भी कर लेते। लेकिन ये दोनों पार्टियां नहीं चाहती हैं। और आज अभी जो 3 ठो बिल पारित हुए हैं, इन बिलों के बारे में आप लोग बस एक तो ज़्यादा जानते होंगे आप लोग कि काला कानून है, काला कानून है, बस ये वापस होना चाहिए। थोड़ा उसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूँगा। आप लोग गांव में जाएंगे तो उसमें बात भी मतलब करते होंगे। देखिए, पहला कानून तो इन्होंने ये पारित कर दिया कि अब कोई भी आदमी किसानों से कितना भी उपज खरीद करके स्टोरेज कर सकता है। पहले ये सीमा थी। कई कैटेगरी के, हमारे गोपाल जी इसका धंधा करते हैं, तो कई कैटेगरी के दुकानदार थे, लाइसेंस धारक थे। किसी कैटेगरी को 500 था, किसी को 10,000 था, किसी को 1 लाख था। अब इनको चूंकि बड़े पूंजीपतियों को लाभ देना था, तो इन्होंने कहा नहीं, अब कोई सीमा नहीं है, जिसको जितना मन हो उतना खरीद करके रख ले। तो खरीद कर वही तो रखेगा जो बड़ा पूंजी वाला है ना,
बड़ा पूंजी है वही तो रखेगा, हम तो नहीं रख लेंगे। लाल सिंह यादव और डॉक्टर सुरेश तो नहीं रख लेंगे ना। जिसके पास बड़ी पूंजी है वो खरीद कर रख लेगा। अब वो खरीद कर रख रहा है और फिर मनमाने दाम पर बेचेगा। तो एक तो खाद्यान्न में धीरे धीरे चंद लोगों का कब्जा हो जाएगा, और जब कब्जा हो जाएगा तो अठन्नी का माल लेकर के वो 4 रुपए का बेचेंगे, 2 रुपए का। आज भी देखिए आपका गेहूं इस समय क्या रेट जा रहा है, 1500, 1600, 1700। और आटा क्या भाव है? शहरों में तो हम लोग 38 रुपये लेते हैं, 38 रुपये किलो। हाँ, पतंजलि का 35 रुपये। यानी हमारा गेहूं ले रहे हैं 17 का और आटा बेच रहे हैं 35 रुपये का। भैया उसमें पैकेट में और उसके छनाई में, धुलाई में और पिसाई में मुश्किल से 5 या 7 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं है। तो भाई अगर 20 रुपये का भी था तो 27 रुपये का बेच देते। अब वो 1 किलो में यानी 1 कुंटल में उनको जब 1500, 1600, 2000 का फ़ायदा हो रहा है तो ये तो लूट है। अभी तो 4.5 लाख की लूट थी, ये और बड़ी लूट होती जाएगी। दूसरा, इन्होंने जो नियम पारित किया एक अधिनियम में कि अब किसान चाहे जहां अपना सामान बेचे, तो किसान तो पहले भी जहां चाहता था वहां बेचता था, लेकिन उसकी आड़ में उन्होंने ये कर दिया कि व्यापारी चाहे जहाँ खरीदे, यानी उसको अब मंडी से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अब वो मंडी में नहीं जाएगा और मंडी शुल्क नहीं देगा, और मंडी में जो जाएगा वो मंडी शुल्क देगा। तो मंडी में कौन खरीदेगा भाई? कोई नहीं खरीदेगा, सब मंडी के बाहर खरीदेंगे। तो एक समानांतर बिजनेस इन पूंजीपतियों का मंडी के बाहर डेवलप हो जाएगा। और ये लोग ऐसे नियम कानून ला रहे हैं कि उसमें बड़े खिलाड़ी ही काम खरीदारी कर पाएंगे। सबसे बड़ा जो खतरनाक है, ये कह रहे हैं कि भारत सरकार ऐसा नियम बनाएगी और एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म, वो ऐसे ऐसे शब्द हैं कि ना हमें समझ में आएगा जल्दी ना आपको समझ में आएगा, लेकिन कुल मिला करके एक ऐसा जाल बनाना है नियम कानून का, व्यवस्था का, कि जिसमें बड़े खिलाड़ी, बड़े पूंजीपति ही हैं, टाटा और अंबानी, बिरला जैसे लोग ही हमारे खाद्यान्न खरीदने के धंधे में रहे, और बाकी ये गोपाल गुप्ता जैसे छोटे छोटे लोग एकदम आउट हो जाए। उसमें कहा है आपको इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, चलो वहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद कहा है आपके ऊपर ऐसे ऐसे नियम लागू किए जाएंगे जो केंद्र सरकार अभी वो निर्धारित भी नहीं हुए, यानी वो क्या निर्धारित करेंगे अभी वो भी क्लियर नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कर दिया कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म बनाना पड़ेगा। अब ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म तो पूरे देश स्तर पर इंटरनेट से जोड़ना पड़ेगा, हैं? यहाँ छोटा आदमी कैसे कर पाएगा काम? नहीं कर पाएगा। तीसरा, उन्होंने एक नियम लाया कि किसान अपनी ज़मीनों का अनुबंध कर सकता है, करार एग्रीमेंट जिसे कहते हैं, हाँ, एग्रीमेंट आप लोग करते हैं खेत बाड़ी का। तो वो अब आएंगे तो जैसे मान लो इस पूरे इलाके में उन्होंने एग्रीमेंट कर दिया। उन्होंने कहा भाई हमें यहाँ मसूर बोना है, ठीक, अब मसूर का बीज वो देंगे, ठीक, मसूर में जो रोग लगेगा उसकी दवा भी वो देंगे, जो खाद होगा वो भी देंगे, और उनका आदमी आकर समय समय पर आपका मार्गदर्शन करेगा, सिंचाई सबका। तो भाई जब आप खाद दे रहे हो, जब आप बीज दे रहे हो, जब आप दवा दे रहे हो, जब आपका निरीक्षण है, तो जो उत्पादन होगा क्या उसके लिए बिहारी लाल किसान जिम्मेदार हैं? बताओ भाई। जो आदमी खाद बीज सारी चीज़ दे रहा है, आलू का बीज आप दे रहे हो, खाद आप दे रहे हो, सब कुछ आप दे रहे हो, तो आलू चाहे 250 ग्राम का हो चाहे तो 10 ग्राम का, उसमें किसान की क्या गलती है? आप बताओ भाई, किसान की कोई है गलती? लेकिन आलू जब तैयार हो जाएगा तो वो बताएंगे कि आपका आलू लेने लायक है कि नहीं है। भाई जब सब कुछ आप दे रहे हो
हैं, तो चाहे जैसा पैदा हुआ आप उसको लीजिए। और खाद बीज सबका पैसा आपसे लेंगे, वो भी आपके उसी में कट जाएगा। आपके पास पैसा नहीं है तो बैंक से लोन भी करा देंगे, यानी सब आपको सुविधा देंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सबसे बड़ा जो नुकसान है कि भाई जब सब कुछ आप ही दे रहे हो तो उत्पादन के लिए हम कैसे जिम्मेदार हैं। आप निर्धारित कर लो कि भाई हम आलू बोएंगे, एक बीघे में मान लो 20 कुंटल आलू होगी, 20 कुंटल ये भाव लेंगे, तो आधा अभी पैसा दीजिए, आधा आप जब हमारा जायज़ जैसा आलू हो आपको तो लेना पड़ेगा ना। तो ये व्यवस्था उसमें नहीं की। दूसरी व्यवस्था इन्होंने कर दी कि पूरे क्षेत्र में भाई वो लोग तो एक प्रकार का फसल बोएंगे ना, आलू बो रहे हैं तो आलू ही बो दिए, फिर एक फसल मक्का बो दिए, 2 फसल उनकी साल भर में हो गई। अब आप किसान हो, आपको आलू और मक्का तो मिलेगा आपके खेत में जब बोया गया है, तो थोड़ा बहुत हिस्सा आपको मिल जाएगा। बाकी आपको हल्दी है, धनिया है, सारी चीज़ें आपको बाज़ार से लेना पड़ेगा। हैं, बात समझ रहे हैं ना कि कुछ फसलें तो आपके यहाँ बोई जाएगी, वही तो आपको मिलेगा, और बाकी फसल आप झोला लटकाए बाज़ार से लीजिए। अगर गोभी बोना है तो गोभी लगेगी। आपको गाजर खाना है तो बाज़ार से लाइए, आपको मूली खाना है तो बाज़ार से लाइए। आपको अपना प्याज करना, अभी किसान क्या करता है, अभी ये क्यारी प्याज कर दिया, अभी ये कर दिया, वो कर दिया, फिर आप ये सब काम वहाँ नहीं कर पाओगे। और कुछ लोगों ने कहा भाई ये तो आपकी इच्छा है, आप खेत दो या न दो, लेकिन आप यहाँ का सिस्टम जानते हो ना इस देश का, गुंडई का। ऐसे दलाल, ऐसे बीच में लठैत ये लोग पैदा करेंगे कि अगर कोई बीच में अनुबंध नहीं करेगा तो उसको किसी न किसी ढंग से ये परेशान करेंगे। स्वाभाविक है, सपा की सरकार रहेगी तो सपा वालों को ठीका, बसपा की सरकार रहेगी बसपा वालों को ठीका, बीजेपी की सरकार रहेगी बीजेपी वालों को ठीका, और जिसकी सत्ता रहती है दरोगा और एसडीएम उसी की बात सुनता है। हैं भाई, अभी तो आपको स्वतंत्रता है अपने खेत में चाहे जो पैदा करें, फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये दुनिया भर का नियम ला रहे हैं। अभी तो क्या है, हमारे यहाँ देखिए मटर भी बोए हैं, ये क्या नाम है, सरसों भी है, ये अपना गेहूं भी है, और प्याज भी लगा दिए हैं, और मसूर भी होगी, तमाम तरह की हम लोग करते रहें। और जब एक तरह की फसल होगी और सघन छिड़काव होगा तो तमाम हमारा जो ये वातावरण है ये भी प्रदूषित होगा। और हमारे पढ़े लिखे बच्चे जानते हैं कि जीव जंतु पक्षी सब हम लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो तमाम हमारा ये जो परिवेश है, वातावरण है, ये भी प्रदूषित होगा। और एक प्रकार